नमस्कार दोस्तों, BMS क्लासेस में आपका स्वागत है। ये गुणनखंड की आपकी तीसरी क्लास है। अगर इससे पहले वाली 2 क्लास आपने नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं, जिससे ये वाली क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। प्रेजेंट टाइम पे वनडे एग्ज़ाम में जिस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं उनके लिए केवल और केवल शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप शॉर्ट ट्रिक से सारे प्रश्न करोगे तो परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ अब वो परीक्षा में ऐसे प्रश्न रखे जा रहे हैं जिनके लिए हमें कॉन्सेप्ट भी चाहिए। तो मैं अपनी क्लास में कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अब अगला प्रश्न है गुणनखंडों में कि संख्या 48 के सभी गुणनखंड का गुणनफल क्या है। यानी कोई संख्या आपको देगा और उसके गुणनखंड जितने भी होंगे उनका गुणनफल पूछेगा। गुणनखंड का मतलब कोई भी संख्या के बराबर या उससे छोटी कितनी संख्याएं उसे विभाजित करती हैं, डिवाइड करती हैं। नंबर को कितनी संख्याएं डिवाइड करती हैं, उन्हें गुणनखंड कहते हैं। अब पहले हम ये देखेंगे कि इसके गुणनखंड हैं कितने, और ये मैं पिछली वाली वीडियो में आपको निकालना बता चुका हूँ। तो गुणनखंड निकालने के लिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए आपको पहले इसका प्राइम फैक्टर इसके करने हैं 48 के। परीक्षा में लिखा हुआ प्रश्न ऐसे आएगा जो मैंने लिख दिया है, और 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसे आप कर सकते हो। तो 48 के आप फैक्टर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 4। आप जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, इस तरीके से आप कर लोगे। 2 पे पावर 4 और 3 पे पावर 1, ये आ गया। 2 पे पावर 4 और 3 पे पावर 1। अब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर। यानी इस 48 को कितनी संख्याएं विभाजित करेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हम पावर में 1 जोड़ देते हैं। 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5, और इसमें 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2। तो टोटल कितने निकल के आ जाएंगे, 10। हम कह सकते हैं कि 10 ऐसी संख्याएं हैं जो 48 को कंप्लीट डिवाइड करती हैं। ये हमने निकाल लिया, लेकिन हमें गुणनखंड तो नहीं निकालना है। हमें क्या निकालना है, इन गुण जो 10 संख्याएं उनका गुणनफल। अब मैं इसे डिटेल में बताता हूँ। जैसे आपका 48, अब 48 को मैं नहीं, 48 मत लिखो, डायरेक्ट नंबर ही लिख लेते हैं। 48 को कितने नंबर डिवाइड करेंगे, 1। ये तो आपको पता है कि 1 प्रत्येक संख्या को विभाजित करता है। 48 को 2 भी करेगा, 48 को 3 भी करेगा, 48 को 4 भी करेगा, 6 भी करेगा, 8 भी करेगा, 12 भी करेगा, 24 भी करेगा, और सेम 48 भी करेगा। तो ये आप देखेंगे कि 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी, आपका 4 भी करेगा, और ये 12 भी करेगा, और 6 भी करेगा। ये 12 करेगा, 24 करेगा, और 48 भी करेगा। 1 2 3 कितने हो गए, 3 और 3 6 और 9, ये 3 9। एक मैं भूल रहा हूँ, एक आपका, हाँ, 16 भी करेगा। 12 1 16 भी करेगा, 16। यानी 48 को ये 10 संख्याएं विभाजित करेंगी, और ये हमने डायरेक्ट निकाल लिया था। अब इन्हीं का तो हमें गुणनफल बताना है। इन संख्याओं का गुणनफल होगा क्या, ये गुणनफल बताना है। तो अब जब भी अगर कॉन्सेप्ट से हम निकालेंगे तो अगर किसी संख्या के गुणनखंडों को आरोही क्रम में लिख देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, तो ये, और उस संख्या के गुणनखंडों को आरोही क्रम में लिखने के बाद अगर आरंभ से प्रथम, आरंभ से अगर प्रारंभ से देखा जाए तो ये फर्स्ट है, और लास्ट से प्रथम का अगर आप गुणा करते हो, इस और इसका आप गुणा करोगे तो आप बताना कितना आएगा, 48 से कम 48 आ जाएगा। अगर आप फिर यही चीज़ आगे दोहराते हो, आरंभ से दूसरा और अंत से दूसरा, अगर प्रारंभ से देखें तो ये दूसरे नंबर पर संख्या है, यहाँ कोई भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि 2 ही हो, और ये अंत से देखें तो ये दूसरी है। 24 और 2 का गुणा करना, 24 दूनी
48। अगर इसी क्रम में चलते जाएंगे और ये तीनों 16 का करेंगे तो 16 3 48, उसके बाद 4 और 12 करेंगे तो 12 चौके 48, 6 और 8 का करेंगे 6 8 48, ये हो गया। अब आप देखना कि ये 48, ये 48, ये 48, ये 48, ये 5 48 है। तो हम इसे घातांक रूप में लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। और यही 48 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल हो गया। अब आप सोचो कि गुणनफल किसी संख्या में लिखा हो तो नहीं होगा, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। ऐसे ऑप्शन में आपको आंसर देगा। तो हम सीधा कह सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कि अगर किसी संख्या के कॉन्सेप्ट देखें तो किसी संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल हमें निकालना है तो प्रारंभ से हम कह सकते हैं x नंबर और अंत से x नंबर का गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होगी जिस संख्या के आप गुणनखंड का गुणनफल निकाल रहे हो। यानी कह सकता हूँ कि प्रारंभ से अगर आपको तीसरा नंबर आपने लिया है और अंत से तीसरा नंबर लिया है और इन दोनों नंबरों का गुणा करोगे तो आपको जिस संख्या के गुणनफल निकालने हैं वही संख्या मिलेगी। ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमें आपको क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट हमें तो डायरेक्ट निकालना है क्योंकि परीक्षा में इस तरीके से करेंगे तो टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर जब कॉन्सेप्ट आपको पता है तो शॉर्ट ट्रिक आसानी से बना लोगे। जैसे ये, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि शॉर्ट ट्रिक ये है, आंसर क्या आया था, आंसर आपका जो निकल के आया था 48 पे पावर कितनी 5, ये निकल के आया था। अब ये देखना कि ये 48 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है 10 और 10 का आधा ही तो है। तो अब यहाँ से हम शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं कि नहीं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला आपको बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अगर कोई ये x नंबर है, मैंने मान लिया 48 एक x नंबर है, तो जो जिस भी नंबर का x का मतलब जो भी संख्या हो उस संख्या के गुणनखंडों का अगर आपका है नंबर ऑफ फैक्टर्स का आधा कर देते हो और उस पर पावर लगा देते हो तो वही संख्या का गुणनफल होगा। ये फॉर्मूला आपका बन गया। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट हमें क्या निकालना है, अगर गुणनफल पूछे तो उस संख्या के गुणनफल खंडों की संख्या निकालो और वही संख्या बेस होगी, मतलब x नंबर, यानी 48 के ही तो हमसे पूछा था कि 48 के गुणनखंडों का गुणनफल बताइए। तो 48 के कितने गुणनखंडों की संख्या आई 10 और 10 का आधा कितना होगा, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स बट्टे 2, तो 10 का आधा कितना होगा 5। अच्छे से समझ में आया होगा। अभी मैं एक और प्रश्न आगे कराता हूँ, आपको अच्छे से आ जाएगा समझ में, ये नोट कर लो। जैसे अगला प्रश्न है कि यहीं में संख्या चेंज कर दूँ, बस प्रश्न इसी टाइप से लिखा हुआ होगा और संख्या चेंज होगी। जैसे अगला प्रश्न है, मैंने ले लिया 48, एक बड़ी संख्या ले ली 4800 ले लिया। संख्या 4800 के सभी गुणनखंड का गुणनफल क्या होगा ये बताना है। संख्या 4800 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। तो अब हमें डिटेल नहीं करना है, हमें पता है कि अगर किसी संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल पूछा जाता है तो हम उस संख्या के गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे और उन गुणनखंडों का आधा करेंगे। अगर 20 गुणनखंडों की संख्या आई है तो आधा कितना हो गया 10 और उसी संख्या पर उतनी पावर लगा देंगे, वही गुणनखंडों का गुणनफल होगा। तो पहले हम इस 4800 के और गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, इस तरीके से। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 2 पे पावर कितनी होगी 6 गुणा 3 पे पावर 1 होगी और 5 पे पावर आपकी कितनी होगी 2। 2 पे पावर आपकी है 6 होगी, 3 पे पावर 1 होगी और 5 पे पावर 2 होगी। यानी हम अगर इसे शॉर्ट में करना चाहें तो मैं कह सकता हूँ कि 48 मैंने अलग कर लिया और 100 अलग कर लिया। अब बताना 16 3 48, तो 1 3 ही तो हुआ 48 में
और 16, 16 में 2 कितने होंगे? 4, 4 2 होंगे। और 100 में कितने हैं? 100 में अगर करें तो 25 चौके 100 होते हैं, 2 2, ये 100 में से हो गए तो 6, 2 कितने हो गए? 6 और 1 3, और ये 100 वाला 25 है तो 5 कितने होंगे? 2। इस तरीके से कर सकते हो, या फिर 2 से काट के कर सकते हो। अब हमें निकालना पहले क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है गुणनखंडों की संख्या, और गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो पावर में 1 जोड़ के और रख देते हैं। तो 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7, और 3 पर पावर कितनी है? 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 5 पे पावर कितनी है? 2, और 1 जोड़ेंगे 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 6 7 42। हम कह सकते हैं 4800 के बराबर या 4800 से छोटी 42 संख्या इसे पूर्णतः विभाजित कर देंगी, कंप्लीट डिवाइड कर देंगी। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है, गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। हमें ये संख्या तो नहीं निकालनी है, हमें क्या निकालना है? गुणनखंडों का गुणनफल। तो मैंने बताया कि अगर किसी संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल पूछा है तो पहले उसके गुणनखंडों की संख्या निकालो, और उसी संख्या पर, संख्या कितनी है? 48, और उसी संख्या पर उन गुणनखंडों को आधा करो और पावर लगा दो, वही गुणनफल होगा। तो 42 का आधा कितना होगा? 42 का हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। तो यही गुणनफल आपका होगा। एक और प्रश्न इसी टाइप कर लेते हैं। अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो अगला प्रश्न लेते हैं। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना, या जब भी मैं आप अगर नहीं जल्दी मिटा दूँ तो आप क्या करो, तो वीडियो को पॉज करो और तब नोट कर लिया करो, ठीक है। तो अगला प्रश्न है ये, तब तक नोट कर लो। सेम प्रश्न इसी तरीके से उसकी भाषा होगी, इंग्लिश में लिखा हुआ होगा तो नंबर 720 के ऑल फैक्टर्स का आपका क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है। इंग्लिश में आपका लिखा होगा ना प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स लिखा होगा। तो अब इसका है हमें गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है, तो पहले तो इसके गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, और गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे तो इसी में डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर 4 होगी, 3 पे पावर 2 होगी, और 5 पे पावर 1। ये निकल के आगे अभाज्य गुणनखंड, आप निकाल लेना। ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए पावर में 1 जोड़ देते हैं। 4 में 1 जोड़ेंगे 5, और 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3, और 1 में 1 जोड़ेंगे 2, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30। हम कह सकते हैं कि 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 720 को कंप्लीट विभाजित करती हैं। लेकिन हमें ये तो नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स से आपको निकालना है। तो मैंने अभी बताया, 2 प्रश्न आपको करा चुका हूँ कि अगर गुणनखंडों का गुणनफल पूछा है तो उस संख्या को क्या है? वही संख्या बेस होगी। x नंबर आपका, मैंने अभी फॉर्मूला भी बना के बता दिया था, बेस होगी, और उस पर जो पावर आप लगाओगे वो उस जो गुणनखंडों की संख्या है उसका आधा होगी। क्योंकि अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि पिछला अगर गुणनखंडों का पेयर बन के ही तो वही संख्या बना रहे थे, फर्स्ट और अंतिम संख्या, यानी 2 संख्याओं का एक पेयर बन रहा था। तो जब पेयर बनता है तो गुणनखंड आधे ही तो रह जाएंगे कि नहीं, और वही नंबर बन रहा था, तो जो पावर बनेगी तो आधी तो लगेगी उस पर। तो 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15। ये गुणनफल हो जाएगा। अब ये तो गुणनफल आपका निकालना सीख गए। कभी कभी क्या है कि इस ये जो संख्या है यहाँ पर एक पूर्ण वर्ग संख्या दे देता है, और पूर्ण वर्ग संख्या की खास बात है कि पूर्ण वर्ग संख्या की अगर गुणनखंडों की संख्या आप निकाल रहे हो तो पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंडों की संख्या हमेशा और हमेशा विषम आती है।
देखो मैंने तीनों प्रश्न लिए, तीनों में जो गुणनखंडों की संख्या है सम आई है कि नहीं। और ये मैं लिख दे रहा हूँ कि जब भी केवल और केवल पूर्ण वर्ग संख्या के, केवल और केवल पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंडों की संख्या विषम होती है, बाकी किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या विषम नहीं होती है, हमेशा हमेशा सम होती है। केवल, मैं लिख दे रहा हूं, केवल पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंडों की संख्या विषम होती है, संख्या विषम होती है। ये केवल पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंडों की संख्या विषम होती है। ये जो केवल आपका है पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, उसके जो नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे वो हमेशा एक ऑड नंबर होंगे, ओनली आपका है ऑड नंबर। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया एक छोटा सा नंबर 16। अब 16 के गुणनखंड निकालने हैं, यानी 16 को कितनी संख्याएं विभाजित करेंगी। 16 को 1 भी करेगा, 16 2 से भी विभाजित है, 16 4 से भी विभाजित है, 16 8 से भी विभाजित है, और 16 सेम 16 से भी विभाजित है। तो आप बताना कि कितने गुणनखंडों की संख्या है। 1 2 3 4 5 संख्याओं से विभाजित है, और 5 1 क्या है आपका ऑड नंबर है, विषम संख्या है। चलो एक और ले लेते हैं, 36 ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 1 से भी 36 विभाजित है, 2 से भी है, 3 से भी विभाजित है 36, 4 से भी है, 5 से नहीं है, 6 से है, 8 से भी नहीं है, 9 से है, 12 से भी 36 विभाजित है, फिर आपका 18 से है, और स्वयं 36 से ही है। अब आप गिनना कितने गुणनखंडों की संख्या आई, 9 आई कि नहीं। ये 9 संख्याएं हैं, और 9 आपका क्या है, एक ऑड नंबर है। तो कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके गुणनखंडों की संख्या हमेशा हमेशा विषम आती है। अब सपोज करो आपको प्रश्न दे दे ये संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, और हमें पता है कि 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसके गुणनखंडों की संख्या विषम आएगी। और विषम आएगी तो जब हमें पता है गुणनखंडों की संख्या को आधा करते हैं और उसी पे पावर लगा देते हैं, तो पावर पॉइंट में तो वो आंसर नहीं देगा, कभी कभी दे सकता है। यानी ये किसका है, 100 पे पावर कितनी हो जाएगी, 9/2। ऐसा परीक्षा में आंसर कभी नहीं देता है, और ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसे कैसे करते हैं, आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स तो निकालने ही हैं। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स तो निकालने ही हैं, लेकिन उसके आधा नहीं करना है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आधा नहीं करना है। अब आप कहोगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम कैसे पता करेंगे, तो आपको जो लोग हैं गुणनखंड करते हो, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर करते हो, वो ऐसे ही तो करते हो। पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बार डिवाइड होगा, 50 बार। फिर 2 से करेंगे तो ये 25 बार। फिर 5 से करेंगे तो ये 5, और फिर 5 से करेंगे ये 1 बार। फिर हम क्या करेंगे कि देखेंगे, और अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 100 के आपके कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 2 पे पावर 2 गुणा 5 पे पावर 2, ये गुणनखंड हो गए। और इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर वही होगा जिसके प्राइम फैक्टर करने पर जो उसकी पावर है वो एक इवन नंबर होगा, सम होगी। परफेक्ट स्क्वायर करने, अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर के गुणनखंड कर रहे हो तो उसके अभाज्य गुणनखंडों की पावर है वो हमेशा हमेशा सम संख्या होगी। तो जब आप गुणनखंड करोगे तो ये देखोगे 2 3 5 के जितने भी आपके प्राइम फैक्टर आ जाएं, प्राइम फैक्टर बेस 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, तो आप देखो कि क्या सभी की पावर सम है।
सम के लिए 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। अगर पावर सम है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और ये इस तरीके से तो आपने फैक्टर किए हैं। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो पर वर्गमूल निकालने के लिए हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, दो का ही तो पेयर बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है, ये किसका ये पेयर भी बन गया, एक ये बन गया, ये आपका एक पेयर, ये 5 का बन गया, सॉरी। इनका गुणा करेंगे तो ये किसका है, वर्ग है 100 का, वो 10 का, सॉरी, इसका वर्ग है 10 का, 10 का वर्ग है। ये 10 का तो आपको लगभग 20 तक तो आपको याद होंगे, तो इनकी तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बड़ी संख्या का है तो हाँ आप निकाल लोगे ऐसे। और परफेक्ट स्क्वायर का जब भी है गुणनखंडों का गुणनफल पूछे तो आप क्या करो कि पहले तो हम क्या निकालेंगे, ये 10 में यहाँ लिख दे रहा हूँ कि पहले से हम वही करना है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3, और पावर में यहाँ 1 जोड़ देंगे, कितना 3, और 3 3 का 9, यानी 100 को 9 संख्याएं जो कंप्लीट डिवाइड करती हैं। अब आपका है विषम गुणनखंडों की संख्या क्यों आती है। आप ये बताओ कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का प्राइम बेस की जो पावर है वो क्या होगी, इवन सम संख्या होगी। और जब सम संख्या में आप 1 जोड़ोगे, हम 1 ही तो जोड़ते हैं, अगर किसी भी सम संख्या में आप 1 जोड़ दोगे तो वो एक क्या बन जाएगी, विषम संख्या बन जाएगी, ऑड नंबर बन जाएगा। और ऑड नंबर बन जाएगा तो आप कितनी भी विषम संख्याओं का आपस में गुणा करोगे तो वो विषम संख्या ही बनेगी। अगर किसी विषम संख्या का विषम संख्या के साथ गुणा करते हो तो वो विषम संख्या ही प्राप्त होती है, ऑड नंबर ही प्राप्त होता है। इसलिए इनकी जो गुणनखंडों की संख्या है वो विषम आती है। अब ये करने के बाद यहाँ क्या करना है कि ये साथ ही साथ जब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, यहाँ से हमें पता चल जाएगा पावर आपकी क्या होगी, इवन होगी। तो हम फिर ये देखेंगे ये किस संख्या का वर्ग है। तो ये किसका वर्ग है, 10 का, 10 का वर्ग है। तो हम क्या करेंगे कि बेस जिस संख्या का वर्ग है, जिस नंबर का स्क्वायर है, बेस उसे ही मान लेंगे और जितने नंबर ऑफ फैक्टर आए हैं वो पावर लगा देंगे। अब यहाँ आधा नहीं करना है। तो 100 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आपका क्या हो गया, ये निकल गया, ये आंसर देगा आपको। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया है तो मैं एक और प्रश्न लेता हूँ। जब तक मैं प्रश्न लिखता हूँ तब तक आप ये नोट कर लो। अगला प्रश्न मैं थोड़ा बड़ा लेता हूँ, 900 ले लेता हूँ। 900 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मैं ले लेता हूँ 900। 900 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बताना है। इनके सभी का है टोटल जो फैक्टर होंगे उनका प्रोडक्ट बताना है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आपको पहले करना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड 900 के करेंगे तो मैं करना आपको बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी करोगे। इसी तरीके से मैं करके बता रहा हूँ। 900 को हम काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 450, फिर 2 से काटेंगे, यानी ऐसे जब प्राइम फैक्टर करते हैं तो जब तक काटते रहते हैं जब तक कटता रहेगा। फिर 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा 225, ठीक। लेकिन हाँ, जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तभी ऐसा करो, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब तो ये नहीं कटेगा, अब ये नहीं कटेगा तो हम किससे काटेंगे, 3 से। जब 2 से नहीं कटता है तो 3 से काटेंगे, 3 7 21 और 3 5 15, और फिर 3 से कट जाएगा कितना 25। फिर हम 5 से काटेंगे तो ये 5 से कट जाएगा 5, और फिर 5 से ये कटेगा कितना, एक बार, ये कट गया। अब आप देखना, अगर मैं इसके 900 के प्राइम बेस के रूप में लिखना चाहूँ तो 2 कितने हैं आपके, 2 गुणा 3 कितने हैं 2, और 5 कितने हैं 2। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम देख रहे हैं कि सभी जो प्राइम बेस हैं उन सभी की जो पावर है वो क्या है, इवन। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो हमें निकालना है, तो किसका है, 2 2 का पेयर बनाएंगे, 1 2 यहाँ से आएगा, ये 3 और ये 5, तो 3 दूनी 6 6 5 30। 30 का ये किसका है, 30 का ये बना है।
अब हमें क्या निकालना है, गुणनखंडों की संख्या निकालनी है और इसी 30 पर क्या लगा देंगे, वो गुणनखंडों की पावर लगा देंगे, जो गुणनखंडों की संख्या होगी इसकी पावर लगा देंगे। तो हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आपका आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा, पावर में हम क्या जोड़ते हैं 1, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 2 में 1 यहाँ जोड़ेंगे 3 हो जाएगा और 1 जोड़ेंगे 3, तो 3 तिरका 9, 9 तिया 27, यानी 27 तो कुल संख्या है जो 900 को कंप्लीट विभाजित करती हैं। 900 के कितने गुणनखंडों की संख्या आ गई 27। अब लेकिन हमें गुणनखंड नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है। तो वो आपका निकल के आ जाएगा 30 का वर्ग है और 30 पे पावर कितनी लगा देंगे, ये 27, ये गुणनखंडों का गुणनफल आ गया। अब तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसका जो लास्ट प्रश्न आता है वो आता है गुणनखंडों में व्युत्क्रमों का योग, यानी किसी संख्या के व्युत्क्रम मतलब उल्टे। जैसे मैं आपसे कहूँ 4 का व्युत्क्रम आपसे पूछूँ तो 4 का उल्टा आपका हो जाएगा 1/4। जैसे अगली संख्या 2/3, ये भी एक नंबर है लेकिन ये क्या है, फ्रैक्शन है, लेकिन है तो नंबर, इसका उल्टा क्या होगा 3/2। जैसे मैं ले लूँ 10 और 10 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/10। ठीक, तो अब जो भी संख्याएं विभाजित करेंगे उनके व्युत्क्रम का योग पूछा जाएगा। परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा वो मैं आपको लिख दे रहा हूँ। परीक्षा में प्रश्न आएगा इस टाइप पे लिखा हुआ, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, ये संख्या 360, संख्या 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या है, सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या है, योग क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। व्युत्क्रमों का योग क्या है, परीक्षा में प्रश्न इस टाइप से लिखा हुआ होगा। इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में व्युत्क्रम को रेसिप्रोकल कहते हैं, इसी टाइप से इंग्लिश में लिखा हुआ और 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब व्युत्क्रम का योग निकालना है तो ये 360 एक बड़ी संख्या है। मैं पहले आपको है एग्जाम्पल बता रहा हूँ, पहले एग्जाम्पल एक छोटी संख्या लेकर बता रहा हूँ, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एक छोटी संख्या ले ली 20 ले ले रहा हूँ। अब 20 ले रहा हूँ तो 20 के मैं पहले निकालूंगा कि गुणनखंड होंगे कितने इसके, नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके कितने होंगे, यानी 20 को कितनी संख्याएं विभाजित करेंगे। तो 20 को 1 भी करेगा, 2 भी 20 को विभाजित करेगा, 4 से भी 20 होगी, 5 से भी 20 होगी, 10 से भी होगी और स्वयं 20 से भी विभाजित होगी। ये 6 संख्याएं देखो, 20 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, गुणनखंडों की संख्या इवन आई है कि नहीं। अब ये 6 संख्याएं हैं, यानी 20 के 6 गुणनखंड हैं और इसे कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं, कंप्लीट डिवाइड करेंगे। इनके हमें व्युत्क्रमों का योग निकालना है, सम ऑफ रेसिप्रोकल निकालना है। व्युत्क्रमों का योग निकालना है तो हमें एक का उल्टा क्या होगा 1/1, 2 का उल्टा क्या होगा 1/2, अभी मैंने बताया किसी संख्या को उल्टा करते हैं। 4 का उल्टा क्या होगा 1/4, 5 का उल्टा 1/5 और 10 का उल्टा 1/10 और 20 का उल्टा कितना 1/20। ये मैंने लिख दिया। ये जितने गुणनखंड हैं इनके व्युत्क्रमों का 20 का योग निकालना है, तो ये उल्टा व्युत्क्रम हो गया, रेसिप्रोकल निकल के आपके यहाँ। अब हमें क्या निकालना है, इनका सम। तो सम निकालना है तो बीच में प्लस कर देंगे, ये मैंने प्लस कर दिया। और ये फ्रैक्शन ही तो बन गई, और फ्रैक्शन का हमें योग निकालना है। तो फ्रैक्शन का योग अगर मैं बेसिक तरीके से नॉर्मल क्लास 5 के तरीके से बताना चाहूँ तो पहले हम क्या लेते हैं, हर का सभी का है एलसीएम ही तो लेते हैं, और एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आपका लासा आ जाएगा। 1 का भाग 20 में देंगे, 20 बार जाएगा और 1 इसमें 20 का गुणा कर देंगे 20,
2 का भाग 20 में देंगे 10 बार जाएगा और 10 का इसमें गुणा कर देंगे 10। 4 का भाग 20 में देंगे कितने बार जाएगा 5 बार, और 5 का 1 में गुणा करेंगे 5। 5 का भाग 20 में देंगे 5 चौके 20, 4 बार जाएगा, यहाँ 4 जोड़ देंगे। 10 का भाग 20 में देंगे 2 बार जाएगा, यहाँ 2 लिख देंगे, और 20 का भाग देंगे 20 में 1 बार। अब आप देखना और क्या आंसर आ जाएगा निकल के, ये निकल के आ जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना 30, 35, 39, 41 और 42। 42 बट्टे कितना हो जाएगा 20। 42 बट्टे 20 अगर मैं इसे काटूं तो ये कितना निकल के आ जाएगा 41 बट्टे 10, या वो 21 बट्टे 10, या हम कह सकते हैं 2.1। आंसर में आपका है ऑप्शन में 21 बट्टे 10, फ्रैक्शन में भी दे सकता है, पॉइंट में भी दे सकता है। अब आप बताना यहाँ से हमें क्या चीज़ दिखी। हमें दिखा कि अगर हमें रेसिप्रोकल व्युत्क्रमों का योग निकालना है किसी भी संख्या के, तो आप देखना कि नीचे क्या है, 20 के ही तो गुणनखंडों का व्युत्क्रमों का योग निकाल रहे थे हम। नीचे वही सेम नंबर है, वही संख्या है 20, और ऊपर क्या है, जितनी संख्याएं इसे विभाजित कर रही हैं उन सभी का योग ही तो है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट अब शॉर्ट ट्रिक आपकी बन गई कि अगर हम किसी संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग निकाल रहे हैं तो ऊपर आपके अंश में क्या होगा, न्यूमरेटर में आपके गुणनखंड यानी अंश में सभी संख्याओं का योग होगा, और नीचे हर में वही स्वयं संख्या होगी। तो अगर फॉर्मूले रूप में लिखना चाहें तो व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का जो योग हो जाएगा, सम होगा, रेसिप्रोकल का सम, वो क्या होगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या बट्टे नंबर। ये एक फॉर्मूला बन गया। अगर किसी संख्या के हमें व्युत्क्रमों का योग निकालना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत परीक्षा में आता है, अगर किसी संख्या के व्युत्क्रमों का योग निकालना है तो ऊपर उस संख्या के सभी गुणनखंडों का आप योग निकालो और नीचे उससे वही संख्या लिख दो। ठीक, तो अब हम सॉल्व करेंगे, और इसे अब मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि इस तरीके से ये निकल के आया। तो डायरेक्ट हम इसके 360 के सभी गुणनखंडों का योग निकालेंगे और उसमें 360 का भाग दे देंगे। आप चाहो तो ये फॉर्मूला लिख सकते हो। 360 के पहले हम फैक्टर करेंगे, 360 के फैक्टर करेंगे। तो 360 के जो फैक्टर हैं ये हो जाएंगे 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2 गुणा 5 पे पावर 1, ये हो जाएंगे। क्योंकि पहले तो हमें आपका है अगर 360 के सभी गुणनखंडों का योग पहले निकालना है, और उस योग में क्या दे देना है, उस संख्या का भाग दे देना है जिसका भी हम निकाल रहे हैं। तो चाहे आप संख्या गुणनखंडों की निकाल रहे हो, योग निकाल रहे हो, हमें क्या निकालना है, पहले प्राइम फैक्टर ही करना है। अब प्राइम फैक्टर मैंने ये कर लिया, आप 2, 3 ऐसे काट के कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 8, और 8 ने 72, और 72 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 360। अब हमें निकालना है सम। पहले तो क्या निकालना है, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है। तो उसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया कि 0 से स्टार्ट करते हैं, यानी इससे कितने नंबर बन सकते हैं, इससे कितने नंबर बन सकते हैं, इससे कितने नंबर बन सकते हैं, उन सभी को हम ऐड कर देंगे। तो इस 2 से कितने नंबर बनेंगे, 2 पे पावर 0, 2 पर पावर 0, यानी 2 किसी नंबर पर पावर अगर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है 1। तो 1 से भी ये संख्या डिवाइड होगी कि नहीं। तो अगर कोई भी किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हो तब भी एक स्टार लेना है, और योग निकाल रहे हो तो पावर 0 लेनी है। 2 पे पावर 1 ये भी एक नंबर बन जाएगा, 2 पे पावर 2 ये भी एक नंबर बन जाएगा, 2 पे पावर 3 ये भी एक नंबर बन जाएगा। यानी इस बेस से इतने नंबर हम बना सकते हैं। इससे कितने बनेंगे, 3 पे पावर 0, 0 हमेशा लेना है, ये भी एक नंबर बन जाएगा। 3 पे पावर 1 ये भी एक नंबर बन जाएगा, 3 पे पावर 2 ये भी एक नंबर बन जाएगा। अब
5 से निकालना है तो 5 पे पावर 0 ये भी एक नंबर बनेगा, 5 पे पावर 1 ये भी एक नंबर बनेगा। इस बेस से ये नंबर बन जाएंगे, इस बेस से ये नंबर बन जाएंगे, इस बेस से ये नंबर बन जाएंगे। और इन सभी का क्या करना है, सम। पहले तो सम ही निकालना है। हमने क्या शॉर्ट ट्रिक निकाली, अगर किसी संख्या के गुणनखंडों के वितकों का योग निकालना है तो उस संख्या के कितने ही वो टोटल सॉरी नंबर ऑफ फैक्टर नहीं, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर्स बट्टे नंबर, यानी उस संख्या के गुणनखंडों का योग निकालना है बट्टे वो संख्या क्या है वो, यानी गुणनखंडों का योग बट्टे संख्या, वो मैंने नंबर लिख दिया था ये। तो अब योग निकालना है तो योग निकालने के लिए प्लस कर दो, इन सभी में इतने नंबर बनते हैं, ये प्लस कर दिया हमने। प्लस कर दिया तो आप बताना ये क्या बनेगा, 0, 2 ये बनेगा, 2 दूनी 4 और 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये 1 और ये 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये 1 हो जाएगा और 5 ये 5 हो जाएगा। अब इन सब को हम क्या है जोड़ लेंगे, तो ये 3 और 7 और ये 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, गुणा और बीच में गुणा लगाते हैं, गुणा इन्हें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 और ये जोड़ेंगे 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, ये निकल गया। अब इनका गुणा करने की गलती कभी मत कर देना, क्योंकि आप कैलकुलेशन बढ़ाओगे। हमें क्या कर निकालना है, व्युत्क्रम का योग निकालने के लिए सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग बट्टे संख्या, यही तो करना है। तो हमें इसके व्युत्क्रमों का योग निकालना है, व्युत्क्रमों का योग निकालना है। तो वो क्या है, हमें क्या चाहिए, गुणनखंडों का योग, और वो हमने निकाल लिया है, कितना है 15 गुणा 13 गुणा 6 हमें पता है, और बट्टे संख्या, संख्या क्या होगी 360, संख्या कितनी हो जाएगी 360 निकल के आ जाएगी। संख्या कितनी हो जाएगी 360। अब हम क्या है इसे काट देंगे, इसे काटेंगे तो 15 से ये कट जाएगा, 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, और ये कितने बार कट जाएगा 6 चौके 24, ये कितने बार कट जाएगा 6 चौके 24 ये। तो अब आप बताना कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, केवल और केवल 13 ही तो रह गया, 13 बट्टे 4 ये निकल के आ गया, यानी 360 के व्युत्क्रमों का योग होगा वो 13 बट्टे 4 होगा। अगर पॉइंट में मैं लिखना चाहूँ तो 4 तिया 12, एक बचेगा और पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 3.25 आपका निकल के आ जाएगा। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पहले क्या किया कि ये निकाले, इनका योग, गुणनखंडों का योग निकाला। मुझे व्युत्क्रमों का योग निकालना था तो मुझे पता है कि अगर मैं गुणनखंडों का योग निकाल लेता हूँ, अंश में क्या होगा सम ऑफ फैक्टर्स, और हर में क्या होगा वही संख्या होगी जो नंबर होगा। तो मैंने पहले गुणनखंडों का योग निकाला और फिर उसमें किसका, संख्या का भाग दे दिया, ये ठीक है। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर मैंने ये जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा 15, ये 13 और ये 1 और 5 6 हो जाएगा। मैंने ये कहा था 15 दूनी आपका है 30 और 15 चौके 60, और 6 से ये कितने बार कट गया 6 चौके 24, 13 बट्टे 4 ये निकल के आ जाएगा। आगे अगला प्रश्न लेता हूँ, जैसे मैं ले लूँ 120, एक और संख्या ले लेता हूँ 120। इस प्रश्न ऐसे आएगा, संख्या 120 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग निकालिए। ये 120 को कितनी संख्याएं विभाजित करती हैं, उन सभी संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग आपको निकालना है। व्युत्क्रमों का योग निकालना है तो व्युत्क्रमों का योग निकालने के लिए, सॉरी ये मिटल गया, व्युत्क्रमों का योग निकालने के लिए हमें क्या करना है, सम ऑफ फैक्टर्स। हमें क्या चाहिए, गुणन, उसकी संख्या के गुणनखंडों का योग, और हर में क्या रखना है वो संख्या रखने के लिए। तो पहले एक गुणनखंडों का योग निकालने के लिए हमें इसकी क्या चाहिए, अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 पे पावर कितनी हो जाएगी 3, और 5 पे पावर कितनी होगी, सॉरी 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1, 2 पे पावर ये कितना 8 हो जाएगा, 8 24, 24 पंजे 120। अब हमें निकालना है सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स यानी इसके गुणनखंडों का पहले योग निकालना है, और नीचे क्या है यही 120 संख्या रख देंगे, व्युत्क्रमों का रेसिप्रोकल का सम निकल के आ जाएगा। सम ऑफ फैक्टर्स होगा तो सम ऑफ फैक्टर्स
जो निकल के आएगा ये निकल के आ जाएगा। 2 से कितने नंबर बनेंगे? 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3। ये 2 से, इस 2 से नंबर बना सकते हैं। 3 से नंबर कितने बना सकते हैं? 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1, 2 नंबर इससे बना सकते हैं। 5 से कितने बना सकते हैं? 5 पे पावर 0 और 5 पे पावर 1, 5 से इतने नंबर बना सकते हैं। और इन सभी का क्या करना है? सम तो हम प्लस कर दें। मैंने सभी में क्या कर दिया? प्लस कर दिया। तो ये क्या होगा? 1 और ये कितना हो जाएगा? 2 और 2 दूनी 4 और ये 2 का क्यूब 8 होता है, ये 1 और 3 एकम 3 और ये भी 1, 5 एकम 5। अब इन सभी को हमें जोड़ना है, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो अभी तो आपने जोड़ा ही था। ये कितना हो जाएगा? 15। 3 और 4 7, 7 और 5 8 15। एक और ये कितना हो जाएगा? 3 4 और 1 और 5 कितना हो जाएगा? 6। और अभी मैंने बताया कि गुणा नहीं करना है आपको, हो सकता है आगे नंबर कुछ कट जाए। गुणा नहीं करना है तो व्युत्क्रमों का जो योग निकल के आ जाएगा, व्युत्क्रमों का योग, वो गुणनखंडों का, कुल गुणनखंडों का योग बट्टे क्या है? हम क्या रख देते हैं हर में? संख्या। और संख्या क्या है? 120। और 15 अट्ठे कितना होगा? 120। 4 से ये कितने 2 बार कट जाएगा, 2 से आपका 3, तो 120 के व्युत्क्रमों का योग कितना आ गया? 3 निकल के आ गया। ये एक इंटीजर निकल गया। तो ये गुणनखंडों के जितने टाइप थे वो आपके मैंने 3 वीडियो में करा दिए, यानी 2 वीडियो इससे पहले मैं डाल चुका हूँ। अब अगली भी जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट टॉपिक की होगी, नंबर सिस्टम में ही नेक्स्ट टॉपिक होगी। और आशा करता हूँ कि ये अच्छे से आज की वीडियो आपको समझ में आई हो। धन्यवाद।